वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मॉडल पेपर राजस्थान बोर्ड 2026 का चल रहा है। इसमें हम थोड़ा वीडियो डाल रहे हैं ताकि एकदम से आप पर भी बोझ ना पड़े और आप थोड़ा थोड़ा देखकर समझने की कोशिश करें। अभी हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हुआ है और आज हम सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए आए हैं हमारे पुराने वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और पूरा तो देखिए यार, पूरा देखिए, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिए और अच्छे नंबर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आज का टॉपिक है, ये सेक्शन सी है, राजस्थान बोर्ड का मॉडल पेपर है 2026 का। सेक्शन सी है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न कीजिए। आवश्यक चित्र बने। द इलेक्ट्रिक डायपोल डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट लोकेटेड ऑन इट्स एक्सियल लाइन। ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक डायग्राम होना चाहिए। तो डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं। लाइन की जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि भाई हमारे पास डायपोल है। ये डायपोल का माइनस क्यू चार्ज, ये डायपोल का प्लस क्यू चार्ज। इस पॉइंट को ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया। ये जो पूरी डिस्टेंस है हमारे पास ये 2a है, ये इसका सेंटर O है। डायपोल मूवमेंट हमारे पास P है, ठीक है। अब हम ये मान रहे हैं यहां पर कि इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट P है जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, ठीक है। अब जैसा आप देख रहे हैं जो प्लस क्यू है P के नजदीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अमाउंट में ज्यादा होगी। हमने इसको ई भी नाम दे दिया और इसको हमने बड़े वेक्टर से शो किया है, ठीक है। इसलिए शो किया है क्योंकि जो लेंथ होता है वेक्टर का, सदिश की जो लंबाई होती है वो उसके परिमाण को यानी कि मैग्नीट्यूड को शो करती है। और जो माइनस क्यू है वो दूर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम होगा, तो हमने उसको छोटे वेक्टर से शो किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री। डोंट फिगर इट, ठीक है, आसान चीज है। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ डिस्टेंस देख लीजिए, जो B से P की डिस्टेंस है वो हमारे पास R माइनस ए है। डायरेक्ट याद रख लीजिए, आप निकालने की कोशिश भी करेंगे तो वो निकल ही जाएगी। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। और ये जो अपने पास डिस्टेंस है माइनस क्यू से अपने पास P की डिस्टेंस वो है आपके पास R प्लस ए, ठीक है। ये R प्लस ए, तो B से P की डिस्टेंस R माइनस है, A से P की डिस्टेंस R प्लस है। वो निकाल सकते हैं आप, ऐसे निकाल सकते हैं, बता देता हूँ आपको अगर आपको समझ में नहीं आ रही बात। तो ये डिस्टेंस अपने पास स्मॉल a है और ये डिस्टेंस भी अपने पास स्मॉल a है। तो आप देखिएगा AO प्लस OP बन गया R प्लस है, और OP में से BP को माइनस, OP में से OB को माइनस कर दो तो R माइनस है आ जाएगा, ठीक है। और आप डायरेक्ट भी लिख देंगे, डेरिवेशन में कोई पूछता नहीं। अब हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहां पर आ जाएंगे, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पर, एक्सियल लाइन या अक्षीय रेखा क्या होती है, जो दोनों आवेशों के केंद्र से होकर जाती है। तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा EB माइनस EA, क्योंकि EB बड़ा है EA छोटा है। फिर इनको हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले लेंगे, तो हम अब मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। वेक्टर क्यू अभी हम साइड में रखेंगे। तो हमारे पास KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस है अपने पास BP और BP क्या है R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला जो हम लेते हैं, ये फॉर्मूला सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एकल आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है फॉर्मूला है। तो ये डिस्टेंस है, तो प्लस क्यू से P की डिस्टेंस R माइनस है और माइनस क्यू की P से डिस्टेंस है R प्लस है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि Q कॉमन हो जाएगा, KQ को कॉमन ले लीजिए। हमारे पास R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ए का जो होल स्क्वायर है उसे हम एक ब्रैकेट में रख लेंगे, ठीक है।
और ऊपर लिख देंगे r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, फालतू एक्स्ट्रा स्टेप मत बढ़ाइए क्योंकि इनके कोई नंबर तो है नहीं। तो के क्यू रहने दीजिए, ऊपर आ जाएगा 4ar। अब सॉल्व करेंगे इसको तो 4ar आ जाएगा, और नीचे जो है अपने पास नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, जो 4 है 4 को 2 इंटू 2 कर लेंगे, एक के साथ रख लेंगे और एक 2q इंटू ए के साथ रख लेंगे। 4 को हमने 2 इंटू 2 कर लिया और ये अपने पास r है, और नीचे लिख दूंगा मैं r की पावर 4। ये कैसे आया है, आर स्क्वायर बहुत बड़ा है ए स्क्वायर से, तो अगर आर स्क्वायर बहुत बड़ा है ए स्क्वायर तो हम ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो इसका स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर की पावर 4। तो जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है वो आर की पावर 4 के बराबर है अगर आर स्क्वायर ए स्क्वायर से बहुत बड़ा है। तो ये आर कट गया यहाँ से, यहाँ क्यूब बच गया। 2q इंटू ए डाइपोल मूवमेंट होता है, तो हमारे पास तो डेरिवेशन ही खत्म हो गई। तो ई एक्सियल बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब। वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो यह वेक्टर लगा दीजिए, ये लीजिए, डेरिवेशन खत्म हो गई। और डायग्राम में भी इतना सब आपको झंझट करने की जरूरत नहीं आई, जरूर दिखाइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, डिस्टेंस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, डायपोल पूरा दिखा दीजिएगा और बाकी रख के काम कर जाएगा, फिर आसान चीज होगी। ठीक है, अब इसके ऑप्शन में हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है उसके बारे में हम विचार कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, तो ऑप्शन में हमें क्वेश्चन दे रखा है, गाउस के नियम के द्वारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए और उसका आवेशित चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चों, जो अपने पास टॉपिक है उसकी डेरिवेशन क्या है। तो गाउस के नियम की मदद से आपको सीधे लंबे चालक तार के कारण, यानी कि जो अपने पास वायर है इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो भाई इन्फिनिट लॉन्ग की तो स्टडी कर नहीं सकते अनंत लंबाई वाले की, तो उसका हमने एक टुकड़ा ले लिया है। उस टुकड़े को हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ में हमने ले लिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। उसकी जो लेंथ है अपने पास x है और उसकी रेडियस अपने पास स्मॉल r है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो वायर है वायर पे एक ही साइड पे चार्ज होगा क्योंकि सिंगल साइड है इसकी, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए, उधर ले लीजिए, एक तरफ ले लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है। अब ये जो हमारे पास फेस है इसकी वजह से एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसका एरिया वेक्टर नीचे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। एंगल बनेगा 90 डिग्री, एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल बनने की वजह से ना तो यहां से फ्लक्स निकलेगा और ना ही यहां से फ्लक्स निकलेगा, दोनों में से किसी भी जगह से फ्लक्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो फ्लक्स आपको सिर्फ इस वाली जगह से ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर गॉस लॉ लगाया, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट ds3, यानी कि बंद पृष्ठ का एक ही समाकलन ई डॉट ds3 बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डॉट को हटाएंगे, डॉट को हटाते हमारे पास आएगा cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री प्लस बने तो उसको हटा दिया, हमने लिखा नहीं। और सिग्मा क्यू किसके बराबर है, डेढ़ लैम्डा एक्स के। लैम्डा क्या है, ये जो इन्फिनिट लॉन्ग वायर है अनंत लंबाई का तार है, इसकी प्रति इकाई लंबाई में कितना आवेश है वो है लैम्डा। तो x लंबाई में, x लेंथ में कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, फिर ds3 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ds3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो बेलनाकार हिस्सा है, वक्राकार भाग जो है, सिलिंड्रिकल भाग जो है, उसका एरिया आ जाएगा लगभग 2πrs। x x कट गया, जो डेरिवेशन खत्म। क्योंकि लैम्डा आपको, ये तो हाफ ईयरली में भी आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन, हाफ ईयरली वाले पेपर में भी था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर इन एसी सर्किट। तो देखिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आसान सा टॉपिक है। जी, एवरेज पावर, हमें एवरेज पावर का टॉपिक करना है। तो ये एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, एवरेज पावर डायरेक्ट कभी नहीं निकालते, सबसे पहले तात्क्षणिक शक्ति निकालते हैं। तो हमने लिख दिया v इंटू आई, v की जगह लिख दूंगा मैं vm साइन ओमेगा टी, और i की जगह लिख दूंगा मैं im साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आप माइनस फाइव भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम क्या करेंगे, vm im को एक साथ ले लेंगे,
और ये जो अपने पास साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, इसको अपन एक्सपेंड करेंगे, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ऐसे आप लिख देंगे। साइन ओमेगा टी को आप अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, बहुत आसान सा मेथड यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको हटाकर हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, साथ में आ जाएगा कॉस फाई, फिर इधर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, अब ये 2 जो है इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 2 का एलसीएम ले लेंगे और 2 का एलसीएम लेकर कॉस का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को तो हम बाहर ले लेते हैं। चलो भाई, तू तो बाहर आ जा, चल भाई बाहर आ गया। अब कॉस फाई को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, ये लो जी कॉस फाई आ गया, फिर कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई, ये आ गया। ठीक है साहब, अब ये 2 तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, जब भी तो पूरा एलसीएम बनेगा। नहीं, डायरेक्ट लिखिए आप, कोई परेशानी नहीं, कोई नंबर नहीं कटते। 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब ये जो अपने पास है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये साइन 2 ओमेगा टी। डेरिवेशन बहुत ही आसान है, ये तो स्टेप ही नहीं है यार, इतना बड़ा कहाँ है। तो माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई, और अपने पास बच गया साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, अब हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, वी एम अपॉन 2, हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में अपने पास आ जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई प्लस का, और ये जो टर्म है वो माइनस की साइन 2 ओमेगा टी साइन। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हमारे पास यहाँ पर टी इंस्टेंटेनियस आ गया वी एम अपॉन वी एम आई एम अपॉन 2 कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है साहब, ये अपने पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी हमारे पास आ गया है। अब आपको यहां पर ये ध्यान रखना है फॉर 1 साइकिल, एक चक्र के लिए, एक चक्र के लिए क्या होगा कि जो cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई है, इसको एक चक्र के लिए ऐसे लिखते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। 0 होने का मतलब क्या है? 0 होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है हम इसका कर रहे हैं कॉस का टाइम के रिस्पेक्ट में, और पूरे साइकिल के लिए नीचे तो कैपिटल टी आ जाएगा, ऊपर हम 0 से कैपिटल टी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, और एक कंप्लीट साइकिल के लिए लेंगे तो अब पावर हो जाएगा एवरेज पावर। तो आप देखिए अपने पास हो गया वी एम आई एम अपॉन 2, 0 बच गया कॉस फाई। आप 2 को ऐसे लिख सकते हैं वी एम बाई रूट 2 और आई एम बाई रूट 2 कॉस फाई। तो आपके पास हो गया वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई पी एवरेज। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो हम देख लेते हैं जी। तो न्यूमेरिकल में आपसे क्या कह रहा है वो? न्यूमेरिकल में यहाँ तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, पर यहाँ देख लेते हैं। आई बराबर साइन ओमेगा टी है और वोल्टेज दे रखा है वी बराबर 200 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो आपको एवरेज पावर डिसिपेटेड निकालना है कि सर्किट में कितना एवरेज पावर डिसिपेट हुआ है, कितनी औसत शक्ति हास हुई है। चलिए निकालते हैं इसको। तो इक्वेशन भी निकलवाई है, उसी पे सवाल भी पूछ लिया कि बच्चे को आता है क्या भाई। तो अपने पास है v इक्वल टू 200 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 और
करंट क्या था अपने पास, साइन ओमेगा टी तो था, और साथ में करंट की वैल्यू क्या थी, 4 साइन ओमेगा टी। ठीक है सर, तो हमारे पास 4 साइन ओमेगा टी की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर ये 4 आ गया, ये 200। ठीक है, अब ये क्या है बेटे, ये आई एम है, ये क्या है बेटे, ये वी एम है। ठीक है, और ये जो पाई बाई 3 है ये है 5, तो cos पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने क्या निकाला भाई, फॉर्मूला है पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस cos पाई, तो cos 60 डिग्री हो गया, वी आर एम एस की जगह वी एम बाई रूट 2, आई आर एम एस की जगह आई एम बाई रूट 2, और ये हो गया अपने पास हाफ। अब वी एम की जगह रख दूंगा बेटे मैं 200, आई एम की जगह रख दूंगा 4, नीचे रूट टू इंटू 2 से 2 4 कैंसिल, 200 वॉट आंसर। कितना सिंपल सवाल है, आप देखिएगा। तो अफेली में भी आया था आपका, यार छोड़ दिया कई बच्चों ने, पढ़ते ही नहीं है। खैर एनीवेज, अब मैं छोड़िएगा बोर्ड में ना, वी आर एम एस आई एम एस cos 60 डिग्री 60 डिग्री हाफ लिख दिया, वी आर एम एस वी एम बाई रूट 2 आई एम एस आई एम बाई रूट 2, ये वी एम और आई एम की वैल्यू दे रखी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अब जो इसका और ऑप्शन दे रखा है उसमें वो आपसे पूछ रहा है कि रेजोनेंस कंडीशन निकालिए। हम सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है वो आपसे। अनुनाद की स्थिति में श्रेणी एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। रेजोनेंस कंडीशन यानी कि अनुनादी अवस्था है, ठीक है साहब। अनुनादी अवस्था है बेटे, तो एक्सएल बराबर हो जाएगा एक्सी के, ठीक है। तो ओमेगा एल बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा सी के। ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करा दो तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया 1/LC, स्क्वायर उधर भेज दो 1/√LC, और यही जो ओमेगा है यही क्या कहलाती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये लो जी। और अगर आप इसकी ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, एफ आर निकालना चाहते हैं तो ओमेगा आर में 2 पाई का डिवाइड कर दो। ये तो नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। ये लो, बस यही करना है आपको, कुछ नहीं करना कि यार अनुनादी अवस्था है तो एक्सएल बराबर एक्सी होगा, एक्सएल ओमेगा एल के बराबर, एक्सी बराबर ओमेगा सी के बराबर। ये लो जी, खत्म, कुछ करना ही नहीं है आपको इसमें। अब इसमें ये जो सवाल इन्होंने आपको दिया है ये वाला डेरिवेशन का, उसी पर एक न्यूमेरिकल दे दिया उन्होंने, तो ये भी आप किताब का न्यूमेरिकल, बहुत आसान है। कैपेसिटेंस दे रखा है 30 माइक्रोफैराड, इंडक्टेंस दे रखा है 27 मिली हेनरी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हमारे पास C दे रखा है 30 माइक्रोफैराड, L दे रखा है 27 मिली हेनरी। प्रोसेस को इंप्रूव कर लीजिए, 30 इंटू 10⁻⁻6 फैराड और 27 इंटू 10⁻³ हेनरी। तो अब आप देख लीजिएगा, इनकी वैल्यू रख दीजिए। L की जगह 27 इंटू 10⁻³ C की जगह 30 इंटू 10⁻⁻6। अब -6 और -3 तो -9 होते हैं, ठीक है ना। -9 की मदद -9 से हम एक 0 हटा देते हैं और 3 को मल्टीप्लाई कराते हैं हम 27 से, तो हमारे पास क्या आएगा, ये अपने पास आएगा 81 नीचे। अगर मैं 3 को 27 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, इस 0 से एक ही कम कर देता हूं, ये बन गए 5 और 3 8, तो 10 की पावर हो गई -8 और ये 81 आ गया, ठीक है। 81 का अगर मैं रूट निकालूंगा तो 9 आ जाएगा, और 10 की पावर -8 का निकालूंगा तो 4 आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर 4/9। आपको 1 2 3 4 इसमें 9 का डिवाइड करें जो भी आएगा, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं 1 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, ठीक है। यूनिट हो जाएगी अपने पास इसकी पर सेकंड, ठीक है। ये भी सवाल हो गया अपने पास।
अब ये सवाल है, ये भी राजस्थान बोर्ड में पहले आ चुका है सवाल। वो आपसे क्या कह रहा है, दिष्टकरण को परिभाषित कीजिए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए, दिए गए ऊर्जा बैंड चित्र संबंध आलोचना किया। ठीक है, अरे आसान सवाल है यार, 3 नंबर का सवाल है, वो बहुत आसान दिया है। डिफाइन रेक्टिफिकेशन, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर रिलेटेड टू गिवन एनर्जी बैंड। अब ये जो आपको दे रखा है ना, आप देखेंगे इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल, जो अशुद्धि ऊर्जा स्तर है, वो कंडक्शन बैंड के नीचे बन रहा है। तो कंडक्शन बैंड के नीचे बन रहा है भाई, ये तो एन टाइप है। एन टाइप में होता है ऐसा, पी टाइप में तो वैलेंस बैंड के ऊपर बनता है, संयोजी बैंड के ऊपर, तो एन टाइप ही है। इनकी डेफिनेशन क्या, रेक्टिफिकेशन क्या होता है यार, रेक्टिफिकेशन दिष्टकरण कहते हैं जब हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी से जो हमें निर्गत प्राप्त होता है, फुल वेव रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है, वो जब हम डायोड से गुजारते हैं तो डायोड क्या करता है, फॉरवर्ड बायस में उसे रेक्टिफाई कर देता है, यानी कि पल्सेटिंग डीसी में बदल देता है, स्पंदित दिष्ट धारा वोल्टा में बदल देता है। तो इसी को रेक्टिफिकेशन कहते हैं, यानी कि दिष्टकरण। यानी आसान भाषा में डायोड द्वारा अग्रबायस, डायोड के अग्रबायस में पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त, ये जो अपने पास पूर्ण तरंग दिष्टकारी का डायग्राम है ना अपने पास, तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में हम 2 डायोड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि डायोड क्या कर रहा है कि जो अपने पास एसी वोल्टा है, एसी वोल्टा जब उसका आरोपित की जाती है तो वो उसे स्पंदित डीसी वोल्टा बदल देता है जब वो अदर बायस में होते हैं। ये उसका रेक्टिफिकेशन। इसका डायग्राम देखेंगे, चलो डायग्राम दिखा देते हैं आपको इसका। ये हमारे पास एसी सोर्स बनाना जरूरी है, ठीक है, और ये लाइन बीच में खींच दीजिए। ट्रांसफार्मर है जी, सेंट्रल ट्रांसफार्मर, ये डायोड बना दिया हमने D1, और ये डायोड बना दिया हमने D2, ठीक है, ऐसे हमने इसको बना दिया है। ये तो फालतू लाइन खींचिए, और आप चाहें तो बीच में ही ऐसे खींचते हैं, खत्म करो, ये बन गया, बस ये हो गया। ये कहलाता है मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर, यानी कि सेंट्रल टाइप ट्रांसफार्मर बन गया। और इसका आंसर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, पूछ भी नहीं रहा वो आपसे कि क्यों है, बस कह रहा बता दो कौन सा है, और ये डायग्राम बता दिया ना। रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन दोबारा बता देता हूं कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होते हैं। तो जब हम उन डायोडों पर एसी वोल्टा आरोपित करते हैं तो वो डायोड अदर बायस में आएंगे, किसी चक्र के लिए अदर बायस में आएंगे, फॉरवर्ड बायस में आएंगे। तो जो आरोपित वोल्टा है एसी वोल्टा, जो इनपुट एसी वोल्टेज, उसे स्पंदित डीसी वोल्टा में, यानी कि पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और ये भी राजस्थान बोर्ड में कई बार आया हुआ है। बहुत आसान है यार, सेम डायग्राम आया हुआ है कई बार। तो वो कह रहा है कि भाई निवेशी संकेत ये है, इनपुट सिग्नल ये है, कोई डिवाइस है वाई उसमें से गुजार रहे हैं, तो आउटपुट सिग्नल हमें ये मिल रहा है। अब देख यहाँ पर क्या है, ये मिसिंग है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो राइट द नेम ऑफ द डिवाइस, डिवाइस का नाम क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी, उसमें हाफ ही तो बनता है यार। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, इसका चित्र बना दीजिए। अरे चित्र तो और भी आसान है यार, चित्र बता देता हूँ मैं आपको, चित्र कैसे बनेगा इसका। वो इनपुट बना दीजिए, ये VI इनपुट, इसमें साधारण ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। यहां पर हम लोड रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, ये डायोड हो गया, ये PAN, ये ट्रांसफार्मर हो गया। लिखना है यहाँ पर ट्रांसफार्मर है ना, इनपुट वोल्टेज रहेगी, और यहाँ पर आपको मिलेगी आउटपुट वोल्टेज, जो इस तरीके से मिलेगी, जो आपको पीछे दिखाई देगा। बस खत्म, बन गया डायग्राम यार। वो कह रहा है निवेशी संकेत अगर 60 हर्ट्ज है तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी निर्गत संकेत की आवृत्ति कितनी होगी। 60 हर्ट्ज का इनपुट सिग्नल है तो फ्रीक्वेंसी, अरे कुछ नहीं करना है यार, डबल कर दे इसका, बस ले लो जी। 1 नंबर का सवाल है, क्या सवाल है, मैं ऊपर की जगह ये वाला लेता और भी आसान हो जाता, ठीक है। नाम पूछ रहा है और ये पूछ रहा है और वो पूछ रहा है। अब बस वेट कीजिए आप, हम सेक्शन D वाला पोर्शन करेंगे। 4 नंबर के सवाल है, तो जुड़े रहिएगा हमसे और रिपीट कर करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।